प्रॉपर्टीज ऑफ लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस और प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट पर सब्स किया था। ये मॉड्यूलस और कॉन्जुगेट को ही कनेक्ट करते हुए कुछ एक दो सम्स और हैं, इनको कर लेंगे, फिर हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट और उस पर क्वेश्चंस करेंगे। फटाफट जल्दी करिए। पहला क्वेश्चन बोल रहा है 5z1 over 7z2 is purely imaginary number, then the value of magnitude this is equal to। क्या करें? ये जो इंफॉर्मेशन है इसका क्या मतलब है? दिस इज प्योरली इमेजिनरी। इसका मतलब है 5z1 over 7z2 is equal to क्या? y iota? Yes, where y is real number, where y belongs to real, and therefore z1 by z2 को क्या लिख दोगे आप? z1 by z2 can be written as what? 7y iota by 5, and now this expression this expression can be converted in the form of z1 by z2 if you divide the numerator and denominator both by z2. 2 z1 by z2 plus 3 divided by 2 z1 by z2 minus 3, and therefore it is equal to कितना हो जाएगा बोलो? 2 z1 by z2 क्या हो जाएगा? 2 z1 by z2 अगर लिखो तो क्या होगा? 14 y iota by 5 plus 3 upon 14 y iota by 5 minus 3। अब मुझे बताने की उतनी आप समझ ही गए होंगे। क्या आएगा आंसर? क्या आएगा बोलो? 15 plus 14 y times iota divided by 15 minus 14 y iota, ऐसा हो जाएगा। mod z1 by z2 is mod z1 upon mod z2 और mod z is mod minus z, यहाँ mod minus z। अब ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये दोनों नंबर कॉन्जुगेट हैं, तो इनका मॉड तो सेम होगा, तो आंसर 1 आएगा। इज दैट क्लियर? तो ये तुम्हारा ये पार्ट हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलो। दिस इज डन। यहां बोला गया मॉड ऑफ जेड के इज 1। जब आपको दिया जाए ना कि जेड के का मॉड 1 है फॉर ऑल के, मतलब क्या हुआ? इसका कई सारा मतलब होता है। एक मतलब तो ये होता है कि जेड के और जेड के कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट 1 होगा। इसका मतलब है कि जो जेड के का कॉन्जुगेट होगा वो 1 बाई जेड के होगा। एक मतलब तो ये होता है। इसका दूसरा मतलब ये होता है कि जेड के यूनिट मैग्नीट्यूड की नंबर है, तो इसको हम कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा भी लिख सकते हैं, या इसी को ई की पावर आयोटा थीटा भी लिख सकते हैं। ये दोनों मतलब है। अब इसमें से या तीसरा मतलब भी एक होता है। तीसरा मतलब है कि जेड के लाइज ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटर 0, क्योंकि जेड के का 0 से डिस्टेंस 1 है। तो ये तीन बातें इस स्टेटमेंट से, तीन इन्फरेंस ले सकते हैं हम लोग। अब इसमें से कौन सा इन्फरेंस हमारे को हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, दैट यू नीड टू डिसाइड। ये तीनों बातें
है अपनी जगह पर, तीनों सही है। अब इनमें से किसको आप इस्तेमाल करके सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को, आपने सोचना। ये भी ठीक है, और ये बात भी सही है, और ये बात भी सही है। यहां एक बात देखो, ये चीज को ऑब्जर्व करो, क्योंकि यहाँ रेसिप्रोकल की बात, रेसिप्रोकल दिख रहा है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि आरएचएस से स्टार्ट अगर करें तो आरएचएस इज 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस 1/Z3 अप टू 1/Zn है। तो बाय दिस रूल 1/Z1 को Z1 बार लिख सकते हैं, 1/Z2 को Z2 बार लिख सकते हैं, 1/Z3 को Z3 बार लिख सकते हैं, इसको Zn कॉन्जुगेट लिख सकते हैं। अब बार डिस्ट्रीब्यूटिव होता है तो इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये कैसे लिखा? सिंस Zk बार इज 1/Zk फॉर ऑल k, ये किस लिए लिख सकते हैं, यहीं से आ गया, यहां से ही आ गया। और फिर Z1 प्लस Z2 बार इज Z1 बार प्लस Z2 बार, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ बार, इससे यहां से ये लिख दिया हमने। और मॉड ऑफ Z इज सेम एज मॉड ऑफ Z बार, तो ये नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है W, W का बार का मॉड इज मॉड W, तो इसी को लिख सकते हैं मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अप टू प्लस Zn, तो दैट इज इक्वल टू LHS। ठीक है जी। तो जस्ट प्रॉब्लम के थ्रू प्रॉपर्टीज और प्रॉपर्टीज के थ्रू प्रॉब्लम करने की कोशिश कर रहे हैं, बेसिकली टू लर्न हाउ द प्रॉपर्टीज विल प्ले देयर रोल इन सॉल्विंग प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन करो फटाक से, सॉरी, चलिए जल्दी आंसर करिए। आपके पास 3 मिनट टाइम है क्वेश्चन को सोच करके आंसर करने के लिए, चलिए फटाफट जल्दी शुरू हो जाइए। नहीं हुआ है, किसी का हुआ? जेड एक नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब Z is of the type x plus iota y where y is not 0, क्योंकि y 0 होगा तो ये रियल नंबर हो जाएगी और x रियल है, ऑब्वियस सी बात है। कीपिंग दिस इन माइंड, दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, ये एक्सप्रेशन रियल है ऐसा बोल रहा हूँ, दिस इज रियल, तो प्रूफ करना मॉड z 1 है, मॉड z 1 दिखाना है, और ये क्वांटिटी रियल है। कौन सी क्वांटिटी? 1 प्लस जेड प्लस जेड स्क्वायर, 1 प्लस जेड प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 1 माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर, ये रियल है। अगर ये नंबर रियल है तो हम ये भी तो लिख सकते हैं कि 1 माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2z अपॉन 1 माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर रियल है। बोलो हाँ या ना? यस, एग्रीड? यस। अब ये डिवाइडेड बाय दिस करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस 2z डिवाइडेड बाय 1 माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर, ये भी रियल होगा, सेम है, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। 1 एक रियल नंबर है,
तो किसी रियल नंबर में अगर कोई नंबर ऐड कर रहे हैं और रियल आ रहा है तो ये नंबर नॉन रियल तो हो नहीं सकती, क्योंकि नॉन रियल प्लस रियल तो नॉन रियल आ जाएगा। तो इस वजह से हम बोलेंगे कि ये चीज रियल है, ये रियल है। तो 2 डिवाइडेड बाय 1/z माइनस 1 प्लस z इज रियल। बोलो हाँ या ना, बोलो यस और नो। मतलब या तो आप इस बात से एग्री करते हैं या तो डिसएग्री करते हैं। अच्छा, न्यूमरेटर रियल है तो डिनोमिनेटर रियल होगा। तो यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि 1/z माइनस 1 प्लस z एक रियल नंबर है। यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि z प्लस 1/z एक रियल नंबर है। बोलो हाँ या ना। ओके, और अगर कोई नंबर रियल है तो वो नंबर और उसका कॉन्जुगेट सेम होगा। तो z बार प्लस 1/z बार will be same as z plus 1/z। एग्रीड। तो यहां से हम ये भी बोल सकते हैं कि z माइनस z बार प्लस 1/z माइनस 1/z बार इक्वल टू 0। बोलो हाँ या ना। तो ये आ गया तुम्हारा z माइनस z बार माइनस, यहां पर आ जाएगा z माइनस z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z इंटू z कॉन्जुगेट 0। z माइनस z बार कॉमन ले लो तो आ गया 1 माइनस 1 अपॉन मॉड z का स्क्वायर इक्वल टू 0 है। z माइनस z बार बिकॉज z नॉन रियल है तो z बार इज नॉट इक्वल टू z, क्योंकि रियल नंबर का कॉन्जुगेट रियल नंबर के इक्वल होता है। तो z माइनस z बार 0 नहीं होगा, तो ये चीज नॉन जीरो है, इट इज नॉट इक्वल टू 0। ये प्रोडक्ट 0 है, ये नॉन जीरो है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि दूसरा वाला फैक्टर 0 होगा, ये फैक्टर 0 होना चाहिए। तो यहां से आ गया 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉड z का स्क्वायर and therefore mod z square equal to 1 and therefore mod z is equal to 1 because mod z can't be equal to -1। तो ये आ गया, यही प्रूफ करना था जी, यही प्रूफ करना था, कुछ और प्रूफ करना था। तो कल की क्लास में भी हम लोगों ने मॉड्यूलस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए, आज भी कुछ किए मॉड कॉन्जुगेट, मॉड एंड कॉन्जुगेट पर बेस करके कुछ क्वेश्चंस अभी कर रहे थे हम लोग। आगे चलते हैं। आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं। आर्ग्यूमेंट तो एनीवे हमें पता ही है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि किसी नंबर का आर्ग्यूमेंट अगर थीटा है और उस नंबर को अगर आप एक सर्कुलर रोटेशन दे दो तो उसका नंबर चेंज नहीं होती, नंबर उसी पॉइंट पर आ जाएगी। और आर्ग्यूमेंट उसका 2π प्लस थीटा भी बोला जा सकता है या 4π प्लस थीटा भी बोला जा सकता है। कहने का मतलब है कि अगर किसी नंबर का आर्ग्यूमेंट थीटा है तो उसका जनरल आर्ग्यूमेंट बोला जाएगा 2nπ प्लस थीटा। adding 2π का मल्टीपल, adding 2nπ doesn't change the number, adding 2nπ in the argument of a number does not change the complex number, therefore I can say that every number has infinite many arguments। so the value of theta of the argument if satisfies the inequality -π to π, ये definition है कि अगर out of infinite number of argument of a complex number, the one which lies between -π to π is called principal value of the argument, या इसी को principal argument बोलते हैं। So principal argument of any complex number is obtained by adding 2k pi in its given argument such that the resulting value lies in -π to π। मतलब suitable multiple of 2π, suitable integer multiple of 2π ऐड करते हैं किसमें, गिवन आर्ग्यूमेंट में,
सो दैट जो रिजल्टिंग वैल्यू है ऐड करने के बाद जो वैल्यू आई वो माइनस पाई से पाई इंटरवल में लाई करे। जैसे जैसे मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 3 टाइम्स cos 4 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 4 पाई बाई 3। अब इसका जो आर्ग्यूमेंट है वो आप देख रहे हो कि इसका आर्ग्यूमेंट क्या है, 4 पाई बाई 3। ये माइनस पाई से पाई इंटरवल में लाई नहीं करता है, पाई से बड़ा हो गया। तो हम क्या बोलेंगे, हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कैपिटल ARG, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जेड क्या होगा, तो हम बोल रहे हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड में 2k पाई ऐड कर दो एंड चूज suitable integer value of k, suitable integer k, so that result lies in minus पाई टू पाई। तो भाई देखो ये नंबर पाई से बड़ी है तो हमें k की वैल्यू नेगेटिव रखनी पड़ेगी क्योंकि हमें नंबर को छोटा करना है। तो k को -1 किया तो हम क्या लिखेंगे, 4 पाई बाई 3 इसकी जगह पर एंड प्लस 2k पाई। अब इस रिजल्टिंग वैल्यू को इस इंटरवल में लाने के लिए, इस इंटरवल में लाने के लिए इसको k क्या चूज करना चाहिए, तो चूज k एज नेगेटिव तो होगा लेकिन कितना नेगेटिव, तो k को अब -1 चूज करो, क्योंकि अगर k को -2 करोगे ना तो -2 पाई प्लस 4 पाई बाई 3 करोगे तो क्या आ जाएगा बोलो, -2 पाई, हाँ -4 पाई, के को -2 करोगे, -4 पाई प्लस 4 पाई बाई 3 करेंगे तो आप खुद देखो -4 पाई प्लस 4 पाई बाई 3 तो आ जाएगा -8 पाई बाई 3। ये माइनस पाई से छोटा हो जाएगा तो इस रेंज से बाहर हो जाएगा। तो के -1 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा बोलो, 4 पाई बाई 3 -2 पाई, दैट इज 4 पाई -6 पाई बाई 3, that is -2 पाई बाई 3 which lies in this interval. So this is the principal argument. ठीक है जी। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे निकालेंगे ये मैंने आपको बताया। और प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या है, तो जनरल आर्गुमेंट में से एक पर्टिकुलर आर्गुमेंट जो इस इंटरवल में लाई करता है। तो इस पूरे डिस्कशन में क्या समझ में आया, इफ argument of a number z be theta, then general value of argument क्या होगा, जनरल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या होगा बोलो, 2k पाई प्लस थीटा where k can be any integer. It shows that a complex number can have infinite many argument and out of these मतलब 2 पाई प्लस थीटा -2 पाई प्लस थीटा, थीटा 4 पाई प्लस थीटा -4 पाई प्लस थीटा, 6 पाई प्लस थीटा -6 पाई प्लस थीटा एंड सो ऑन। इनमें से वो वाला आर्ग्यूमेंट जो इस इंटरवल में लाई करे, एक ही ऐसा होगा एग्जैक्टली एक ऐसा, इनमें से आउट ऑफ दिस इन्फिनिट नंबर ऑफ वैल्यूज द वन एंगल लाइज इन दिस इंटरवल एंड दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। तो समझ में आ गया प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है क्या। तो अब आते हैं आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जेड, गिवन आर्ग्यूमेंट जेड में 2k पाई ऐड करके मिलेगा, k की वैल्यू आप सुटेबली चूज करेंगे इंटीजर जिससे रिजल्टिंग नंबर माइनस पाई से पाई में लाई करे। जैसे कि इस नंबर का प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बोलो जल्दी से, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बोलो इस नंबर का फटाफट, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई।
-1 मतलब इस नंबर का प्रिंसिपल आर्गुमेंट मैंने आपसे पूछा, तो गिवन आर्गुमेंट क्या है? इसका आर्गुमेंट है 13π/7 जो कि गिवन है। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट z क्या होगा? तो आएगा 2k प्लस 13π/7। ये वैल्यू 2π से बड़ी है, छोटी है, बट पाई से बड़ी है। पाई से बड़ी है तो k को नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो लेट k, अच्छा k की वैल्यू बताया था तुमने, k -1 लिया तो आ गया -2π प्लस 13π/7। तो आ गया तुम्हारा -π/7। दिस इज द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। अब यही चीज अगर 13π/7 के बजाय अगर 33π/7 होती तब क्या होता बोलो? तब हमें यहाँ 33π/7 आ जाता, तब हमें k की वैल्यू डिफरेंट लेनी पड़ती। अब k की वैल्यू क्या लेंगे आप बताओ? तो 33, ये देखो तो 4π से बड़ा है, 4π से बड़ा है, तो 4π हटा दो इसमें से। क्या लिखेंगे? k की वैल्यू -2 ले लो। हाँ, तो -4π प्लस 33π/7 करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? 5π/7। और it is definitely between -π to π. So this is the principal argument. अच्छा जी, अब कुछ पॉइंट आर्ग्यूमेंट फाइंड करते समय, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट फाइंड करते समय कुछ बातें आपको याद रखनी। पहला, यूजुअली हम क्या करते हैं कि जब हम आर्ग्यूमेंट लिखते हैं z = x + i का, तो हम tan इनवर्स y/x लिख देते हैं। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं, ऐसा नहीं करेंगे। cos थीटा इज x/mod z एंड sin थीटा इज y/mod z करके cos और sin की वैल्यू से आप आर्ग्यूमेंट निकालेंगे। पहला काम तो ये। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट अगर हमें लिखना हो तो जरा इस बात का ध्यान रखना। मैं फटाफट चारों क्वाड्रेंट के नंबर के लिए बता रहा हूं। अगर अल्जेब्राइकली नंबर्स गिवन है तो, अल्जेब्राइक फॉर्म में अगर नंबर्स गिवन है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर है तब प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में है तब प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होगा? थर्ड क्वाड्रेंट की नंबर है तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होगा? और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर नंबर दी हुई है तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होगा? ये मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। ठीक है, चार केसेस में, ये इमेजिनरी एक्सिस है, ये रियल एक्सिस है, ये अब ऑब्वियसली ओरिजिन है। अगर ये है मतलब z हमारा दिया हुआ है x + i/y, z = x + i/y, तो यहां पर तो x और y दोनों पॉजिटिव है और यहां पर x और y दोनों नेगेटिव है। यहां पर x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, और यहाँ पर x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। इसमें तो किसी को कोई शक नहीं, राइट? देखो, ये एंगल अल्फा है, मान लो ये एंगल क्या है? अल्फा। ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा है, मान लो ये एंगल अल्फा है, मान लो। तो अल्फा क्या होगा? तो ये क्या है? ये y है और ये x है, रादर ये mod y है, mod x है। तो मैं हमेशा बोल सकता हूं कि tan अल्फा इन ऑल फोर केसेस, tan अल्फा की वैल्यू क्या होगी? अल्फा एक्यूट एंगल है,
तो tan अल्फा क्या होगा, तो ये होगा मॉड y अपॉन मॉड x। इसमें तो कोई शक नहीं किसी को, tan अल्फा हमेशा मॉड y बाई मॉड x होगा, क्योंकि ये लेंथ अपॉन ये लेंथ। एग्रीड और नॉट? अब जब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, केस 1 की बात करें, केस 1, तो केस 1 में तो बेटा आर्ग्यूमेंट अल्फा ही है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट होता है थीटा ना, ये थीटा आर्ग्यूमेंट है, और थीटा और अल्फा क्या है, सेम। तो आर्ग्यूमेंट z विच इज इक्वल टू थीटा इज सेम एज अल्फा, और अल्फा क्या है, अल्फा है, बोलो, tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ y अपॉन x, जो कि इस केस में बिकॉज y और x दोनों पॉजिटिव हैं, तो आप सिंपली tan इनवर्स y अपॉन x भी बोल सकते हो। पहला केस की बात हुई, फर्स्ट केस की बात हुई। अगर नंबर फर्स्ट के बजाय सेकेंड क्वाड्रेंट में हो, केस 2 की बात करो। अगर नंबर किस में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तब क्या होना चाहिए, तो हमारा जो थीटा होगा आर्ग्यूमेंट, वो ये होगा, यहां से मेजर होगा, ये आर्ग्यूमेंट होगा इस नंबर जेड का। अब जेड यहां है इस पॉइंट पर, तो ये उसका वेक्टर हुआ, आर्ग्यूमेंट ये हुआ, ये थीटा हुआ। तो थीटा और अल्फा में क्या रिलेशन है, तो थीटा पाई माइनस अल्फा है, तो आप क्या लिखोगे, थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। मानते हो कि नहीं मानते हो? और अल्फा क्या था, तो अल्फा तो हम बता ही चुके हैं कि tan इनवर्स ऑफ मॉड y अपॉन x। यहां पर बिकॉज y पॉजिटिव है और x नेगेटिव है, तो इसको आप मॉड y अपॉन मॉड x करके, मॉड y को y लिख दो और मॉड x को माइनस x भी लिख सकते हैं। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ y अपॉन मॉड x भी लिख सकते हैं। और मॉड x माइनस एक्स है, और tan इनवर्स ऑड फंक्शन, तो माइनस बाहर करके कुछ लोग इसको पाई प्लस tan इनवर्स y बाई एक्स भी लिख सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन हो सकते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, और ऐसा भी लिख सकते हैं। सबसे सेफ ये वाला है, सीधा, कोई टेंशन की बात ही नहीं। हमेशा अल्फा को हमेशा tan इनवर्स मॉड ऑफ y अपॉन x का मॉड कर दिया, दैट्स इट। इस केस में दोनों एक्स वाई नेगेटिव हो गया, तो हमारा जो थीटा होगा वो क्या होगा, अब थीटा हमारा यहां से मेजर होकर के यहां आएगा, तो ये ऐसे नहीं आएगा, क्योंकि ऐसे करेंगे तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं होगा, पाई से बड़ा हो जाएगा। तो हम थर्ड क्वाड्रेंट का मेजरमेंट थोड़ा डिफरेंटली करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे इधर से मेजर करते हैं, ऐसे। तो ये क्या है, नेगेटिव ऑफ पाई माइनस अल्फा, है ना, नेगेटिव ऑफ पाई माइनस अल्फा होगा। तो इस केस में, थर्ड केस में, केस 3 की बात करो, केस 3, तो केस 3 में हमारा आर्ग्यूमेंट z जो होगा, दैट इज थीटा, इज नेगेटिव ऑफ पाई माइनस अल्फा, या इसी को माइनस पाई प्लस अल्फा बोल सकते हैं, या माइनस पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x करो, क्योंकि y और x दोनों सेम साइन के हैं, तो यहां पर सीधे मॉड y बाई एक्स लिख दो, चलो छोड़ो। और केस 4 जो होगा, चौथे क्वाड्रेंट में अगर चले गए, तो अब थीटा हमारा ऐसे मेजर होगा, तो अल्फा का जस्ट नेगेटिव, ये अल्फा है माइनस अल्फा, तो यहां पर थीटा हो जाएगा माइनस अल्फा, दैट इज नेगेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ मॉड y अपॉन x। तो ये मैंने बता दिया कि आर्ग्यूमेंट z कैसे लिखेंगे, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट z कैसे फाइंड करेंगे, व्हेन द नंबर इज गिवन इन विच फॉर्म, अल्जेब्राइक फॉर्म। अल्जेब्राइक फॉर्म x प्लस आयोटा y के फॉर्म में है, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट लिखने का टेक्निक मैंने आपको बताया, ऐसे लिखेंगे। क्लियर है जी? चले आगे। जैसे मान लो ऐसे सिचुएशन समझो, एक नंबर है 1 माइनस रूट 3 आयोटा, ठीक है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में, चौथे क्वाड्रेंट में। तो इसका अब आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या लिखोगे, तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जेड क्या लिखोगे, तो पहले अल्फा क्या होगा बोलो, tan अल्फा क्या होगा, या अल्फा क्या होगा, अल्फा tan इनवर्स रूट 3, tan अल्फा रूट 3 है,
तो ये π/3 होगा, है ना। और आर्ग्यूमेंट z क्या लिखा जाएगा, तो माइनस ऑफ अल्फा लिखा जाएगा, तो -π/3। ठीक है। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट लिखते समय थोड़ा सा जो ध्यान रखना है, वही ध्यान ये रखना है कि भाई जो भी आप लिखो ना वो इस इंटरवल में लाई करना चाहिए, दैट्स इट, -π से π, और कुछ नहीं, सीधी सी बात है। अब आप आ जाते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट की बात कर लेते हैं। tan इनवर्स y/x डायरेक्टली भी लिख सकते हैं अल्फा को, लेकिन कब, जब वो -π/2 से π/2 मतलब फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तब आप सीधे tan इनवर्स y/x लिख सकते हैं। हाँ जी, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनका प्रिंसिपल आर्गुमेंट लिखना है, जरा फटाफट फास्ट बोलेंगे। फटाफट बोलो बेटा। पहला केस कौन से क्वाड्रेंट की नंबर है, थर्ड क्वाड्रेंट, -2 -i√3, ऐसे ये है -2 -√3 है, और ये है -2, ये एंगल कितना हुआ ये वाला, बोलो ये एंगल कितना हुआ, ये √3/2, √3/2 है। तो अल्फा हो गया तुम्हारा tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ दिस बाय दिस, तो √3/2 लिखो या मॉड √3/2 लिखो, एक ही बात है। और हमें थीटा लिखना है, तो थीटा क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू -π प्लस tan इनवर्स ऑफ √3/2, दैट्स इट। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट का बोलो। इस पार्ट के लिए क्या करेंगे, कौन से क्वाड्रेंट के नंबर है, फोर्थ क्वाड्रेंट की नंबर है, ऐसे √3 है और ऐसे 1 नेगेटिव है, ऐसे तो ऐसे नंबर है, ऐसे ये एंगल कितना हुआ, ये 1 है, ये √3 है, तो π/6 हुआ। तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट z क्या हो जाएगा, वेरी करेक्ट, आर्ग्यूमेंट z इज -π/6, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट z इज -π/6। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। व्हाट अबाउट दिस वन, इसमें तो आर्ग्यूमेंट डायरेक्टली दिया हुआ है 15π/4, तो हमारा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होगा, बोलो, गिवन आर्ग्यूमेंट में क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये 4π से थोड़ा छोटा है, 4π - π/4 है, तो 4π हटा दे, आर्ग्यूमेंट z इज इक्वल टू 15π/4 minus 4π, so it turn out to be how much, -π/4, और ये प्रिंसिपल इंटरवल में है, -π से π में है, तो दिस इज द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ठीक है जी, क्लियर है। इस क्वेश्चन की बात करो, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट z एंड मैग्नीट्यूड z, ऑल्सो mod z भी फाइंड करो। चलिए जल्दी आंसर करिए, mod z बताओ क्या है, और प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट z क्या है।
सबसे पहले तो इसको cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा के फॉर्म में ले जाओगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर हाफ एंगल रिजल्ट लगेगा, है ना। यहाँ पर भी हाफ एंगल फार्मूला लगेगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 cos स्क्वेयर 11 पाई बाई 18 प्लस 2 आयोटा साइन 11 पाई बाई 18 cos 11 पाई बाई 18। क्या कॉमन आया? 2 cos 11 पाई बाई 18 कॉमन लिया तो क्या बचा? cos 11 पाई बाई 18 प्लस आयोटा साइन 11 पाई बाई 18। अब यहां से बताओ मेरे को कि इस नंबर का आर्ग्यूमेंट क्या है, इस नंबर का प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या है, बोलो। क्या है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इस नंबर का? बता दो भाई। 11 पाई बाई 18। अच्छा, और मैग्नीट्यूड क्या है? तो इसका एक आंसर आ रहा है कि मैग्नीट्यूड z और आर्ग्यूमेंट z, आर्ग्यूमेंट z 11 पाई बाई 18 बोला गया, और मैग्नीट्यूड z डेफिनेटली आपने 2 cos 11 पाई बाई 18 बोला होगा। बट बिकॉज ये 11 पाई बाई 18 नंबर सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो ये चीज तो नेगेटिव है बेटा, और मैग्नीट्यूड तो नेगेटिव हो नहीं सकता। तो आपको थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, यहां माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहां भी माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा। अगले स्टेप में करना आप, है ना, करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? जस्ट टू कीप दिस, जस्ट टू मेक इट आर, ये आर होना चाहिए ना, पॉजिटिव होना चाहिए। तो अब तुम्हारा स्टेटमेंट बोला जाएगा कि -2 cos 11 पाई बाई 18 दिस विल एक्ट एज अ मैग्नीट्यूड, और आर्ग्यूमेंट ये हो जाएगा cos ऑफ पाई प्लस 11 पाई बाई 18, मतलब 29 पाई बाई 18 प्लस आयोटा साइन 29 पाई बाई 18। तो मॉड z अब ये हो गया, ये माइनस आर्ग्यूमेंट z एक्चुअली 11 पाई बाई 18 नहीं हुआ, पाई प्लस थीटा किया मैंने, कॉस पाई प्लस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो माइनस कॉस थीटा को कॉस पाई प्लस थीटा एंड माइनस साइन थीटा को साइन पाई प्लस थीटा लिखा, तो ये 29 पाई बाई 18 हो गया। अब ये 29 पाई बाई 18 हो गया, बट ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं है, ये जनरल आर्ग्यूमेंट है, और हमें इसको लाना है पाई से कम करना है, तो -2 पाई करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जो होगा वो 29 पाई बाई 18 -2 पाई, मतलब ये हो जाएगा कितना, जरा बताओ। 18 2 36, -36 प्लस 29 इज -7, हाँ -7 पाई बाई 18, ये हो जाएगा तुम्हारा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। दिस इज प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट एंड दिस इज मैग्नीट्यूड। तो क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी पूछे जाएंगे, तो ऐसे पूछे जाएंगे, ठीक है। एनीवे आगे चलते हैं। मॉड्यूलस की जैसे प्रॉपर्टी थी वैसे आर्ग्यूमेंट की भी प्रॉपर्टीज हैं, वो अब पहले बता चुके, मैं रिवाइज करा। आर्ग्यूमेंट z1 इंटू z2 इज आर्ग्यूमेंट z1 प्लस आर्ग्यूमेंट z2। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट लिखना है तो +2 k पाई, मतलब अगर नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो आर्ग्यूमेंट ऐड हो जाता है, नंबर को डिवाइड करोगे तो आर्ग्यूमेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार इज माइनस आर्ग्यूमेंट z, argument 0 is not defined, argument 1 by z is argument 1 which is 0 minus argument z, argument minus z is argument of -1 plus argument z, this is pi, so it will be
pi plus argument z if argument z is negative and minus pi plus argument z if it is positive. तो ये आर्ग्यूमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। इसमें से कोई भी प्रॉपर्टी अगर आपको लगता है कि ये जस्टिफाई नहीं हो रही आपसे, तो मैं प्रूव कर दूं, कोई भी प्रॉपर्टी अगर इसमें से बोलोगे तो। और इसके अलावा डी मायोवर्स थ्योरम आपको याद रखना है। क्या? cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू द पावर n is equal to cosine of n theta plus iota sine of n theta, where n can be any rational number. N belongs to any rational number. ठीक है, दिस इज कॉल्ड डी मायोवर्स थ्योरम, और इसको आप यूज कर सकते हैं, आपके स्कूल एग्जाम में भी यूज कर सकते हैं। जस्टिफाई करने के लिए आप LHS को लिख सकते हैं e raised to the power iota theta whole to the power n, which can be written as e to the power iota into n theta, which can further be written as cos n theta plus iota sin n theta, which is RHS। ठीक है जी, तो ये है कि आर्ग्यूमेंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। ये जेड है, ये जेड बार है, तो जेड और जेड बार का आर्गुमेंट एक दूसरे का नेगेटिव होता है। और जो 1/z है, इनफैक्ट जो 1/z नंबर होती है ना, 1/z, इसी को लिख सकते हैं जेड बार अपॉन जेड जेड बार, दैट इज जेड बार अपॉन मॉड जेड का स्क्वायर। इसलिए अगर कोई बोले आर्ग्यूमेंट ऑफ 1/z मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस नंबर, मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस नंबर, मतलब आर्ग्यूमेंट जेड बार एंड माइनस मॉड जेड का स्क्वायर का आर्गुमेंट, तो मॉड जेड का स्क्वायर ये पॉजिटिव नंबर का आर्गुमेंट तो जीरो ही हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस आर्गुमेंट जेड। तो ये जरूरी, सारे जेड को प्रूव कर सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं, ऑल ऑफ देम कैन बी जस्टिफाइड, कैन बी प्रूव्ड। मल्टीप्लाई करने पर आर्गुमेंट क्यों ऐड होता है? Z1 को आप आर ई के पावर आयोटा थीटा 1 ले लो, और Z2 को आप आर ई के पावर आयोटा थीटा 2 ले लो, तो Z1 इंटू Z2 क्या हो जाएगा? R1, इसको R2, तो R1 R2 इंटू ई के पावर आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2, तो मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होगा और आर्ग्यूमेंट ऐड होगा। ऐसे भी दिखा सकते हो। स्कूल एग्जाम में प्रूफ करना हो तो आप इसको क्या ले लेंगे, इसको R1 cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 कर देना, इसको R2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 कर देना, फिर मल्टीप्लाई करोगे, मैं करके दिखा दे रहा हूं, देखो Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू R1 इंटू R2 टाइम्स, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आएगा cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 एंड प्लस cos थीटा 1 sin थीटा 2 प्लस sin थीटा 1 cos थीटा 2 टाइम्स आयोटा। तो ऑब्वियसली ये क्या आ जाएगा, R1 इंटू R2, cos A cos B माइनस sin A sin B, तो cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस sin A cos B प्लस cos A sin B आयोटा टाइम्स sin ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो क्लियरली आ गया ना कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्रोडक्ट Z2 इज थीटा 1 प्लस थीटा 2, दैट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। तो कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी यूज होगी और सारे रिजल्ट प्रूव हो जाएंगे। स्कूल मेथड से भी, स्कूल वाले एग्जाम में भी प्रूव हो जाएगा विदाउट मेंशनिंग यूलर फॉर्म, अगर बाई चांस उन्होंने प्रूव करने के लिए पूछ दिया तो। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन करिए जल्दी से। ये 3 क्वेश्चन है, फटाफट आंसर करेंगे, फटाफट मतलब 3 क्वेश्चन, 5 मिनट का टाइम है, 5 मिनट बाद में डिस्कस करूंगा, जल्दी करिए, क्विक। कौन सा पार्ट हो गया? फर्स्ट पार्ट नहीं हुआ कि अभी तक? फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, ओके। फर्स्ट पार्ट एक बात तो क्लियर दिख रही, देखो कि 1 प्लस
a iota upon a minus iota, which can be written as 1 plus a iota into a plus iota upon a minus iota into a plus iota, which is actually डिनोमिनेटर में तो ए स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करो देखो तो आयोटा का कोएफिशिएंट है क्या, ए स्क्वायर प्लस 1, और रियल पार्ट है a माइनस ए 0, तो रियल पार्ट तो है नहीं, तो ये बेसिकली आयोटा है। इससे एक बात कंफर्म हो जा रही है कि a कुछ भी हो ये आयोटा है, मतलब है कि ये 3 टर्म है। z हमारा क्या है, z को अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, फर्स्ट आयोटा है इंटू आयोटा इंटू आयोटा, इट इज माइनस आयोटा, क्योंकि समझ रहे हो ना किसकी किसकी बात करें। इसको ले लो तो आयोटा हो गया, फिर ये ले लो तो ये भी आयोटा हो गया, और ये ले लो तो ये भी आयोटा हो गया। तो आर्ग्यूमेंट z क्या होगा बोलो, माइनस आयोटा का आर्ग्यूमेंट क्या होगा, माइनस पाई बाई टू, मॉड z1 आर्ग्यूमेंट z इज माइनस पाई बाई टू। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट की बात करें, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट चाहिए तो सिंपल ही था, z को क्या लिखा, मैं तो सीधे बोलूंगा कि इसका आर्ग्यूमेंट है पाई बाई 6, इसका माइनस पाई बाई 6, तो e रेज टू द पावर आयोटा पाई बाई 6 अपॉन 2 e टू द पावर माइनस आयोटा पाई बाई 6, इसको 2 कैंसिल, e टू द पावर आयोटा पाई बाई 3 हो गया। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट z दोनों सेम है, पाई बाई 3। क्लियर है सबको, सबको क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट भी हो गया जी, ये वाला पार्ट भी हो गया। ये वाला क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बोलो, थर्ड पार्ट। z is x plus iota y satisfies amplitude z minus 1 is equal to amplitude z plus 3 iota। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एम्पलीट्यूड ऑफ x माइनस 1 प्लस आयोटा y इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ x प्लस y प्लस 3 आयोटा, यही है जी। तो बोल रहे हैं क्या, इसका आर्ग्यूमेंट क्या आएगा, अगर दोनों का सेम आर्ग्यूमेंट है इसका मतलब क्या है, tan थीटा की वैल्यू, अगर ये थीटा है मान लो, तो यहां से क्लियर दिख रहा है कि टेंजेंट थीटा y अपॉन x माइनस 1 है, विच इज सेम एज y प्लस 3 अपॉन x, क्योंकि दोनों नंबर का आर्ग्यूमेंट सेम है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, व्हाट डू आई गेट, x इंटू वाई इज इक्वल टू x इंटू वाई प्लस 3x माइनस वाई माइनस 3, x इंटू वाई गेट्स कैंसल्ड, तो यहां से बेटा आ गया, बोलो 3 टाइम्स x माइनस 1 इज इक्वल टू y, एंड देयरफॉर x माइनस 1 अपॉन y की वैल्यू क्या आएगी जरा बताओ, x minus 1 upon y is equal to 1 by 3। Hello, is that clear? तो प्रिंस आर्ग्यूमेंट बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग कर रहे थे, जस्ट टू मेक यू कंफर्टेबल विद द आर्ग्यूमेंट।
अब देखो तो जितनी भी अलजेब्राइक प्रॉपर्टी है, चाहे वो एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करना, कॉम्प्लेक्स नंबर को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ले जाना, और मॉड्यूलस आर्गुमेंट एंड कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यही चीजें हैं जो अलजेब्रा में यूज होती है, वो सारी चीजें आपको आती हैं। तो मतलब अब आप किसी भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। और पहले राउंड में भी मैंने बताया था कि जब आपको कोई एफ जेड इक्वल टू जी जेड टाइप का इक्वेशन मिले सॉल्व करने के लिए, तो आपके पास चार डिफरेंट अप्रोच होती है। एक अप्रोच होती है कि आप जेड को एक्स प्लस आइटा वाई डाल दो, और फिर लेफ्ट और राइट साइड की इक्वालिटी का मतलब ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इक्वल है मतलब उनका रियल पार्ट के इक्वल है। तो एलएचएस का रियल पार्ट आरएचएस का रियल पार्ट से इक्वेट कर दो, एलएचएस का इमेजिनरी पार्ट को आरएचएस के इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट कर दो, दो इक्वेशन एक्स वाई में बनेंगे, सॉल्व कर लो, एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी, तो जेड आ जाएगा। दूसरा तरीका है जेड को आर कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा के फॉर्म में लिखो। ऐसे केस में हम यूज करेंगे कि नंबर्स आर इक्वल इफ देयर मैग्नीट्यूड इज इक्वल, तो एलएचएस का मैग्नीट्यूड आरएचएस के मैग्नीट्यूड से इक्वेट करेंगे तो आर आ जाएगा, एलएचएस का आर्गुमेंट इक्वल टू आरएचएस का आर्गुमेंट करेंगे तो थीटा आ जाएगा, तो यहां से भी आर थीटा आ जाएगा, तो जेड नोन हो जाएगी। तीसरा तरीका होता है कि हम जेड को जेड ही के फॉर्म में रहने देंगे, एफ जेड इक्वल टू जी जेड इक्वेशन दिया हुआ है, दोनों साइड कॉन्जुगेट ले लेंगे, तो एफ जेड बार इज इक्वल टू जी जेड बार, ये दो इक्वेशंस जो मिलेंगे इन्हीं को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करके एक्स वाई में रिलेशन बना के सॉल्व करेंगे। तो ये तीन अप्रोच तो कॉमन अप्रोच है, आप इन तीनों में से जो आपको सबसे सुइटेबल लगे वो यूज करो। ये थोड़ा लेंथी होगा कुछ केसेस में, ये सबसे छोटा होगा, ये उससे मतलब इसके कंपैरिजन में ये बेटर है, इसके कंपैरिजन में ये बेटर है, बट नॉट ऑलवेज, कई बार जो है ये ऑर्डर चेंज भी हो जाता है, तो आपको तीनों चीज आनी चाहिए। चौथी अप्रोच होती है कि आप ज्योमेट्रिकली एनालाइज करो, तो वो लोकस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर करने के बाद आप उसको सीखेंगे ज्योमेट्रिक एनालाइज करके। तो चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं इन्हीं सब बातों का ध्यान रखते हुए, ठीक है। जैसे अगर मैं ऐसा बोलूं, जेड प्लस मॉड जेड इक्वल टू 0, ऐसा अगर क्वेश्चन में दे दिया जाए, या जीरो भी ना दूं मैं, नहीं देता, जीरो नहीं देता, और बता इट इज इक्वल टू 1, मान लो 1, सॉल्व फॉर जेड, सॉल्व फॉर जेड, तो क्या करेंगे। तो यहां से दो चीजें मेरे को समझ में आ रही हैं, आपको भी समझ में आनी चाहिए। एक तरीका तो ये है कि अगर मॉड जेड में जेड ऐड करके एक रियल नंबर आ रही है, और मॉड जेड एक पॉजिटिव रियल नंबर है, तो जेड एक रियल नंबर ही होगी, जेड कैन नॉट बी इमेजिनरी नंबर, तो ऑब्वियसली इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड 0 होगा। मानते हो कि नहीं मानते हो, क्योंकि अगर इसमें इमेजिनरी पार्ट हुआ आयोटा वाला पार्ट, तो किससे कैंसिल होगा, तो इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, इसका मतलब है कि जेड कैसी नंबर होगी, जेड इज एक्स प्लस 0 आयोटा, मतलब जेड एक्स के इक्वल है, लेट जेड बी एक्स। अब जेड एक्स हो गया तो ये क्वेश्चन, जेड एक रियल नंबर हो गई, तो ये हो गया तुम्हारा एक्स प्लस मॉड एक्स इज इक्वल टू 1 है। अब इसको सॉल्व करना है, तो हम दो केस ले लेंगे, है ना। पहला केस, अगर एक्स पॉजिटिव है तो क्या आ जाएगा, एक्स पॉजिटिव है तो मॉड एक्स और बी एक्स हो जाएगा, तो 2x इक्वल 1, एक्स इक्वल हाफ हो जाएगा। और अगर एक्स नेगेटिव है तो माइनस एक्स और एक्स कैंसिल होकर 0 इक्वल 1, नॉट पॉसिबल। तो यहां से एक ही सोल्यूशन आया, क्या, दिस इंप्लाइज जेड इक्वल टू हाफ इज द ओनली सोल्यूशन। अब अगर कोई बच्चा इसको ऐसे करता कि लेट जेड इज एक्स प्लस आइटा वाई, तो एक्स प्लस आइटा वाई प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस आइटा वाई इक्वल टू 1,
तो वो भी तो ऐसे ही वर्कआउट करता जी, x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा y इक्वल टू 1। तो कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, क्लियरली y की वैल्यू हो जाएगी 0, है ना, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट लेफ्ट में y है और राइट में 0 है, तो y 0 आ गया। y 0 आ गया, बात खत्म हो गई, क्वेश्चन फिनिश। क्योंकि y 0 आ गया और x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 0 इज इक्वल टू 1। तो यहां से आएगा x प्लस मॉड x इक्वल टू 1, और वहां से फिर वही बात है कि x पॉजिटिव होगा, 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू हाफ। तो वहां से भी यही सॉल्व होगा। और अगर आप z को cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ले लो, तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस मॉड z r टाइम्स प्लस मॉड z इज r इक्वल टू 1। तो यहां से भी देखो तो आयोटा साइन थीटा 0 होना चाहिए, तो साइन थीटा 0 होना चाहिए, और साइन थीटा 0 हो गया तो cos थीटा की वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू या तो +1 होगी या तो -1 होगी, दोनों केस ले लो। अगर cos थीटा +1 ले लोगे, साइन थीटा 0, तो 2r इक्वल टू, ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आएगा 2r इक्वल टू 1, तो r इक्वल टू हाफ, तो z इक्वल टू हाफ आ जाएगा। -1 ले लोगे तो इम्पॉसिबल आ जाएगा। तो आप चाहे इस मेथड से जाओ तो भी हो गया, इस मेथड से जाओ तो भी हो गया, और स्ट्रेट अवे डायरेक्टली ऑब्जर्व करके कर लिया तो भी हो गया। और अगर मैं इस तरीके से जाता, कौन सा, तीसरे तरीके से जाता, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि तीनों तरीके जो मैंने बोले वो ऐसे हवा में नहीं बात कर रहा हूं मैं क्लियरली ये तीनों अप्रोच होती है सॉल्व करने की, तो दिखा रहा हूं कैसे। जैसे ये है कंजुगेट ले लिया बेटा, तो जेड बार प्लस मॉड जेड का बार इज इक्वल टू 1 का बार। ये इक्वेशन जेड बार तो जेड बार ही रहेगा, बट मॉड जेड का बार, मॉड जेड एक रियल नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट भी वही रहेगा, तो प्लस मॉड जेड और 1 का बार 1। ये दूसरा इक्वेशन आ गया। अब मेरे पास ये दो इक्वेशन आ गए, अगर इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूं, 1 - 2 कर दूं, क्या आएगा, जेड माइनस जेड बार इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहां से जेड बार इक्वल टू जेड आ गया, देयरफॉर जेड इज रियल नंबर। ये बात समझ आ गई, जेड रियल नंबर है मतलब जेड रियल नंबर है। दूसरा, अगर इन दोनों को ऐड कर दूं, 1 + 2 कर दूं, तो आ जाएगा जेड प्लस जेड बार प्लस 2 मॉड जेड इज इक्वल टू 2। और जेड प्लस जेड बार, अगर जेड रियल नंबर है तो जेड बार इक्वल टू जेड आ रहा है, इसको एक्स मान लो, तो ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, तो ये 2x हो गया, प्लस 2 मॉड एक्स हो गया इज इक्वल टू 2 हो गया। तो बात वही आई कि नहीं आई, बोलो, x प्लस मॉड एक्स इक्वल टू 1, यहां से x इक्वल टू हाफ आ गया। तो चाहे जैसे आप सोचोगे, चाहे जैसे अप्रोच करोगे, आपको आंसर मिलेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप वैरायटी तरीके से, तीनों तरीके से अप्रोच करने की कोशिश करो, उससे आपकी स्किल बढ़ जाएगी, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करने की। चलिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, करके दिखाइए, जल्दी आंसर करिए। दो पार्ट है, दोनों पार्ट का आंसर करना है, फटाफट शुरू हो जाइए। 2 मिनट टाइम, 3 मिनट ले लो, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं। क्या है इसको, ये वाला सॉल्व किया, ये कितने सोल्यूशन आए इसके, जेड स्क्वायर प्लस मॉड जेड बार का स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या, अच्छा, अगर मैं जेड को एक्स प्लस आयटा वाई लिखता हूं, तो आई विल से दैट इट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई प्लस जेड बार इज एक्स माइनस आयटा वाई का मॉड का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
equal to 0. So you will see y square and minus y square gets cancelled, and 2x square plus 2x y iota equal to 0. Comparing the real and imaginary part, you will get 2x equal to 0, x equal to 0, x equal to 0, and xy equal to 0. तो इसका मतलब है कि this implies x is 0 and y can be any real number. Y can be any real number क्योंकि किसी रियल नंबर में 0 मल्टीप्लाई करके तो 0 आ ही जाएगा. तो इसका मतलब है कि z जो तुम्हारा होगा वो y आयोटा टाइप की नंबर होगी, y आयोटा टाइप की नंबर होगी, where y can have any real value. y 0 भी हो सकता है, y 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, हाफ भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, √3 भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. वैसे भी देखो, जब इसका z बार z का जब इसका z स्क्वायर करोगे तो माइनस वाई स्क्वायर आएगा, और मॉड z का स्क्वायर करोगे तो y स्क्वायर आएगा. दोनों का सम हमेशा 0 होगा. तो इट हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस. सारी प्योरली इमेजिनरी नंबर सेटिस्फाई कर रही, पूरी इमेजिनरी एक्सेस ही सेटिस्फाई कर रही. एक तरीका ये था. इसी को मैं एक और तरीके से सॉल्व करके दिखा रहा हूं. देखो, जेड स्क्वायर प्लस मॉड जेड का स्क्वायर 0, क्योंकि जेड बार का मॉड इज जेड का मॉड, राइट. और कंजुगेट ले लो तो आएगा जेड बार का स्क्वायर प्लस मॉड जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू 0. क्योंकि मॉड जेड रियल नंबर है, मॉड जेड का स्क्वायर रियल नंबर है, पॉजिटिव है, उसका जेड कंजुगेट लेने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. एंड देयरफॉर इफ यू सब्ट्रैक्ट जेड स्क्वायर माइनस जेड बार स्क्वायर 0, तो यहां से आ गया जेड प्लस जेड बार इंटू जेड माइनस जेड बार इक्वल टू 0. तो यहां से आ जाएगा कि रियल पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू 0 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू 0. ये तो सब्ट्रैक्ट किया फर्स्ट और सेकंड को. अगर ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट की बजाय अगर फर्स्ट में से सेकंड को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, जेड स्क्वायर प्लस जेड बार स्क्वायर प्लस 2 मॉड जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू 0. तो जेड स्क्वायर प्लस जेड बार स्क्वायर करेंगे ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का 2 टाइम्स आएगा. 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 आएगा. तो यहां से क्लियर कट देखोगे तो एक्स स्क्वायर 0 आएगा. यहां से x इक्वल टू 0 आ जाएगा. x इक्वल टू 0 आएगा, रियल पार्ट 0, x इक्वल टू 0, तो दोनों में सेटिस्फाई कर रहा है. या इमेजिनरी पार्ट 0 हो भी सकता है, नहीं भी होता. x इक्वल टू 0 दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है. तो यही चीज आ गई. ठीक है, तो जैसे ये वाला पार्ट किया, ऐसे बी पार्ट कैसे करेंगे. बी पार्ट हो गया. बी पार्ट मॉड z का स्क्वायर प्लस जेड बार इक्वल टू 0 है. फटाफट जल्दी बोलो. तो ऑब्वियस सी बात है कि ये तो प्योरली रियल नंबर है और ये 0 भी प्योरली रियल नंबर है, तो जेड बार रियल नंबर होनी चाहिए. तो जेड बार का इमेजिनरी पार्ट जो है वो 0 होना चाहिए. तो इसका मतलब है कि जेड जो होना चाहिए वो x प्लस 0 आयोटा होनी चाहिए. तो मॉड z हो जाएगा मॉड x का स्क्वायर एंड प्लस जेड बार तो x ही हो जाएगा इक्वल टू 0. तो इस देयरफॉर x हैज टू बी नेगेटिव, क्योंकि x अगर पॉजिटिव है तो दो पॉजिटिव नंबर का सम तो 0 नहीं हो सकता. तो x लेस देन इक्वल टू 0 होगा. एंड देयरफॉर x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 0 कर दिया, तो x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया. तो यहाँ से आया x या तो 0 होगा या तो -1. एंड देयरफॉर z की वैल्यू, क्योंकि y तो 0 हो चुका है, z 0 होगा या z -1 होगा. दीज आर द ओनली 2 नंबर्स विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन.
तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा का आंसर करो और फिर आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। फटाफट जल्दी करिए। बोल रहे फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर z satisfying both equations। Find the complex number z satisfying both equations। अब यहां क्या दिया हुआ है? मॉड z तो दिया हुआ है बेटा। मॉड z दिया होने का मतलब है कि अगर नंबर आइडेंटिफाई करनी है और उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ, तो हमें सिर्फ आर्ग्यूमेंट चाहिए। और सिर्फ आर्ग्यूमेंट चाहिए तो हमेशा सजेस्ट किया जाएगा कि तुम z को किस फॉर्म में लो। तो लेट z एज क्या, मॉड तो पता ही है, a√2 टाइम्स क्या, e रेज टू द पावर आयोटा थीटा, इस फॉर्म में ले लो। और यहां से क्या होगा, जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 2a² e टू द पावर आयोटा 2 थीटा, या cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ले लेना बेटा। अगर तुम्हें स्कूल में लिखना होगा तो ऐसे लिख देना, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, फिर स्क्वायर कर देना तो 2a², ऐसा आ जाएगा 2a² इंटू cos 2 थीटा प्लस डिमाइवर्स थ्योरम से प्लस आयोटा साइन 2 थीटा। इसका रियल पार्ट क्या है, तो रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर क्या दिया इन्होंने, 0। तो ये चीज दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस 0, तो 2a² cos 2 थीटा 0, इसका मतलब cos 2 थीटा 0। cos 2 थीटा 0 का मतलब क्या होता है कि 2 थीटा इज ऑड मल्टीपल पाई बाई 2, 2k plus 1 pi by 2, where k is an integer। तो यहां से थीटा इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल पाई बाई 4, where k is an integer। अब यहां से थीटा की क्या क्या वैल्यू आएगी, तो k 0 करोगे तो पाई बाई 4, k 1 करोगे तो 3 पाई बाई 4, k 2 करोगे तो 5 पाई बाई 4, k 3 करोगे तो 7 पाई बाई 4। अगर k की वैल्यू आपने 4 कर दी तो 9 पाई बाई 4 आ जाएगा। 9 पाई बाई 4 मतलब 2 पाई प्लस पाई बाई 4, तो ये यही वाला आ गया सेम। और अगली वैल्यू जो आएगी वो ये वाली आ जाएगी, अगली वैल्यू जो आएगी ये वाली आ जाएगी, अगली वैल्यू जो आएगी ये वाली आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये फर्स्ट 4 वैल्यू तक तो ठीक है, इसके बाद सेम नंबर रिपीट होंगे। तो यही 4 नंबर्स, 4 सॉल्यूशंस होंगे। आंसर आ गया। तो z की वैल्यू क्या क्या आई, a√2 तो मैग्नीट्यूड है, इंटू cos पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो a टाइम्स 1 प्लस आयोटा आएगा, और दूसरा cos 3 पाई बाई 4, cos 3 पाई बाई 4 तो माइनस 1/√2, तो आ जाएगा -1 प्लस आयोटा आएगा। अगला cos 5 पाई बाई 4 तो -1 माइनस, तो आ जाएगा a टाइम्स 1 प्लस आयोटा आ जाएगा। और लास्ट 9 पाई बाई 4 करोगे, 7 पाई बाई 4 करोगे तो cos पॉजिटिव और नेगेटिव, तो a टाइम्स 1 माइनस आयोटा आएगा। तो ये जो 4 नंबर्स आएंगी, दिस 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 एंड दिस, ये सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो आज का डिस्कशन को यहीं पर मैं क्लोज कर रहा हूं। अलजेब्राइक पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया, सब कुछ, एवरीथिंग विच यू नीड टू नो, and you need not to know anything else for your school exam। this is enough for your school exam। किसी भी लेवल का क्वेश्चन वो पूछे तो यहाँ से आपको मैनेज करना चाहिए। एनसीईआरटी के सारे इंक्लूडिंग मिसलेनियस एक्सरसाइज सारे क्वेश्चन कर जाओ, और एनसीईआरटी में कोई भी पॉइंट पर डाउट है, स्पेशली मिसलेनियस में अगर कहीं पर डाउट है तो वो डाउट क्लिक करके ग्रुप पे सेंड कर दो। तो इसको खत्म हो जाएगा आज। इसके बाद जो आपकी क्लास होगी वो ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड nth रूट ऑफ यूनिटी, उसी के अंदर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी भी इन्वॉल्व होगा। वो सारा जो है वो एडवांस लेवल का क्लास होगा। जिसको इंटरेस्ट होगा वो लगा सकते हैं, जिसको इंटरेस्ट नहीं है तो पिनाकल बैच में लगेगी वो क्लास, जिसको नहीं इंटरेस्ट है वो नहीं लगा। ठीक है जी।
क्लोज करें। नई इंटरेस्ट मतलब जो लोग कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो तो डेफिनेटली लगाएंगे, वो तो डेफिनेटली करेंगे, और जिनको सिर्फ स्कूल एग्जाम का भी केयर करना है उनके लिए जरूरी नहीं है, उनके लिए एब्सोल्युटली नेसेसरी नहीं है वो वाला पोर्शन को करने का। ठीक है, आप अपने स्कूल एग्जाम में मतलब स्कूल सिलेबस को देख लेना, उसमें अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, जहां तक मुझे पता है नहीं है, बट अगर स्कूल एग्जाम में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आ रहा है तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो फर्स्ट राउंड में किया था उसको रिवाइज कर लेना। कॉन्सेप्ट सारे पता है तो आराम से एक आधे घंटे लगाएंगे और वो सारा रिवाइज हो जाएगा। तो लेट मी क्लोज द कॉल फॉर टुडे। ठीक है, अब इसके बाद में आगे कोई भी अगर आपकी नीड होगी तो आप जितेंद्र सर से बात करके वो मुझे बताएंगे कि मुझे क्या करना है, आप मुझे मतलब उनको बता देना, तो आगे की क्लासेस उसी तरह से होंगी। अदरवाइज मेरे हिसाब से एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड।